प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने पहले किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसी का थर्ड पार्ट है। हमने पहले की थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिर हमने की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने सुपर कंडक्टर जो है वो छोड़ दिया, उसको बाद में करेंगे। उससे पहले हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे कि हम जानते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते हैं वो? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं उनके न्यूक्लियस के साथ। हर एक जो इंडिविजुअल एटम है उनके साथ उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। वो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ हम अदर वे में ये कह सकते हैं कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो टाइटली बाउंड होने की वजह से हेंस दे आर नॉट एबल टू माइग्रेट। हाउएवर, पर जब हम क्या करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इंसुलेटर में क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है? पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। पोलराइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज न्यूक्लियाई आर अट्रैक्टेड टू वन साइड एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू द अदर साइड। जब हम ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जो इंसुलेटर्स हैं जिनमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, जब उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें क्या आ जाती है? पोलराइजेशन हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उसमें जो है न्यूक्लियस एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उनमें क्या जनरेशन हो जाएगी? डाइपोल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया, ये इंसुलेटर है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो सिमेट्रिकली उसके साथ बाउंड है। बट जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ डिस्प्लेस हो सकता है और नेगेटिव इधर हो सकता है। जहाँ नेगेटिव इधर हो सकता है, पॉजिटिव में, दोनों ही है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। जो पहले ये नॉन पोलर दिख रहा था, अब जिसमें क्या आ गया है? पोलराइज हो गया है, इसमें डाइपोल जनरेट हो गए हैं। तो इंसुलेटर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऑन वन साइड एंड न्यूक्लियस की ऑन अदर साइड, तो उसमें क्या जनरेट हो जाती है? डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। अब ये जो डाइपोल है ये दो तरह से अलाइन हो सकते हैं। जहाँ तो ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए कि नेट वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आए, जहाँ ये ऐसे अल्टरनेटिवली आपस में अलाइन कर लें ताकि एक दूसरे की जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाए और नेट डाइपोल मूवमेंट जो है क्रिस्टल की क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे हमने आगे डिस्कस करनी है पीजो इलेक्ट्रिक्स, पायरो इलेक्ट्रिक्स, फेरो इलेक्ट्रिक्स, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक्स। जैसे आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखा था फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या करना है? जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना है अंडर पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि डाइपोल जनरेट हो जाते हैं जब ऐसे क्रिस्टल के ऊपर हम मैकेनिकल स्ट्रेस, जहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इनके जो डाइपोल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन सच क्रिस्टल्स, द एटम्स और आयंस इन द क्रिस्टल आर डिस्प्लेस्ड। तो ये डिस्प्लेस होने की वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे क्रिस्टल जिसमें जब जो इंसुलेटर है बेसिकली, जब उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है टाइटेनेट्स ऑफ लेड एंड वेरियम, लेड जर्कोनेट्स, PbZrO3, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, NH4H2PO4। अब इनका यूटिलिटी क्या है? ये बेसिकली हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये हम वहां पे यूज होते हैं यहाँ प्रेशर अप्लाई होता हो। जैसे दे आर यूज इन पिकअप रिकॉर्ड प्लेयर्स। ये हमारे जमाने में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड होते थे, उनके ऊपर एक ब्रश लगा होता था, जैसे ही उसके ऊपर रखते थे तो सॉन्ग चलना शुरू हो जाता था। ये वही रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं। तो वहां पे प्रेशर जब अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जो प्रेशर सेंसर्स होते हैं उनमें ये यूज होता है, इंजन नॉक सेंसर में यूज होते हैं ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हम करेंगे पायरो इलेक्ट्रिक्स। तो पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, पायरो मतलब हीट। तो जब हम ऐसे क्रिस्टल के ऊपर
हीट अप्लाई करते हैं, अगर वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रेशर के बजाय हम क्या उस पर अप्लाई करें, हीट अप्लाई करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक्स, एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज नोन एज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के देता हूँ, व्हाट आर पायरो इलेक्ट्रिक एंड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से फेरो इलेक्ट्रिसिटी आगे डिस्कस करते हैं और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे डिस्कस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पायरो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, सम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, जब उनको हम हीट करते हैं दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। दे आर इनका यूज कहाँ पे है, दे आर यूज इन पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, PIR जिनको हम बोलते हैं। दे आर बेसिकली PIR का क्या होते हैं, दे ऐसे सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। जैसे आपके घर में कोई आता है तो आपने लॉक लगाया होता है, तो लॉक को जब हम नॉक करते हैं तो लॉक से साउंड प्रोड्यूस होती है, बेसिकली जब प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर तो वहाँ पे जो सेंसर है वो ऑन हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे फायर अलार्म के लिए हमने लगाया होता है, जहाँ किसी घर में फायर लग जाती है तो वहाँ पे जो सेंसर होता है वो साउंड करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे ये पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं वो यूज होते हैं। नो इवन आपने देखा होगा आजकल कोरोना चल रहा है तो आजकल हम वो थर्मल स्कैनर यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए विदाउट कॉन्टैक्ट, तो उनमें भी जो है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में दिखाया गया है कि जो उनके जो डायपोल्स वहाँ पे पोलराइजेशन हुई थी वो परमानेंटली जो होते हैं अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल भी देते हैं तब भी उनमें पोलराइजेशन सस्टेन रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। In some piezoelectric crystals, the dipoles are permanently aligned even in the absence of electric field. However, on applying external electric field, जब हम कभी उनके ऊपर external electric field अप्लाई करते हैं तो जो डायरेक्शन है अलाइनमेंट की इट में वो चेंज हो सकती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फेरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं वेरियम टाइटनेट, लेड टाइटनेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट को हम रुचिलियस साल्ट भी बोलते हैं। फिर आप देख सकते हैं पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। अब इनके यूजेस कहाँ हैं, फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के यूज कहाँ पे होते हैं, दे आर यूज इन कैपेसिटर्स। जो आपके घर में कैपेसिटर पंखे में लगा होता है वहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर्स। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में यूज होते हैं, लाइट डिफ्लेक्टर्स में यूज होते हैं, मॉड्यूलेटर्स में यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और एक्यूएटर्स में यूज होते हैं, डिस्प्लेज में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं इनके। नेक्स्ट है हमारी जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में बात करें, नेक्स्ट हमारा एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो डायपोल्स होते हैं इस तरह से अलाइन करते हैं कि उनका जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो कितना हो जाता है, 0 हो सकता है, हो जाता है। जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें जो अरेंजमेंट है जो वहाँ पे हमने देखा था सॉलिड में क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। अब उसमें पॉलीहेड्रा जो अल्टरनेट क्या हो, उनमें जो डायपोल्स हैं वो डाउन बढ़ जाए अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए अल्टरनेट पॉलीहाइड्रा में, तो उससे भी उनकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अगर किसी क्रिस्टल में डायपोल्स इस तरह से अलाइन होते हैं अल्टरनेटिवली, वो पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होते हैं, कुछ स्पेस है जहाँ पे 10 डायपोल जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में है, आगे जाके 10 जो है नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो उससे क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जेड लेड जर्कोनेट के बच्चे, किसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, लेड जर्कोनेट PbZrO3। नेक्स्ट हमने करना है सुपर कनेक्टिविटी क्या होती है और सुपर कनेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आना था, वहाँ थोड़ा सा वो स्किप हो गया, इसलिए हम जहाँ पे उसको अलग से करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा जो पीछे हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की थी उसमें हमने सुपर कनेक्टर भी करना था पर वो छूट गया, तो इसलिए हम अलग से इसको कर रहे हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं या सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कोई भी मटेरियल जो 0 रेजिस्टेंस शो करता हो, जब किसी मटेरियल में से करंट फ्लो करता है तो वो मटेरियल हमेशा क्या ना ऑफर करता है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट पैदा करता है करंट के फ्लो करने में। कोई भी मटेरियल ले लीजिए आप, चाहे वायर ले लीजिए कोई भी किसी भी मेटल की, तो जब उसमें से आप करंट पास करेंगे, जितना करंट आप पास करेंगे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो मटेरियल, हर एक मटेरियल रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करता है। ऐसा कोई भी मटेरियल जो
जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, मतलब नो रेजिस्टेंस ऑफर करे, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। A substance is said to be superconductor if it offers no resistance to the flow of electricity, and such phenomena is known as superconductivity। ये जो फिनोमेना है सुपरकंडक्टिविटी का, ये डिस्कवर किया था कैमरलिन ओन्स ने इन 1913, जब उसने ये देखा कि जो मरकरी है, मरकरी जो है ये सुपर कंडक्टर बन जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर 4 केल्विन। इसको आप सेंटीग्रेड में ले सकते हो, -273 केल्विन में से 4 निकाल दो जे, तो बन जाएगा आपका -269 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो केल्विन है वो बन जाता है, सारी जो मरकरी है वो बन जाता है क्या, सुपर कंडक्टर। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो सुपर कंडक्टर बनते हैं मरकरी को छोड़ के, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बट उनका जो टेम्पर रेंज होता है वो 2 केल्विन और 5 केल्विन के बीच में ही सुपर कंडक्टर बनते हैं, जो कि बहुत लो टेम्परेचर है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखे गए हैं, वो भी सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं अराउंड 5 केल्विन। तो इतना लो टेम्परेचर जो है -270 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना इतना फिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कास्ट आएगी। इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी लिक्विड हीलियम, जो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए जो है रिसर्चेज जो है वो चल रही हैं, कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास हमें मिल जाए जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर बिहेव करे। तो 1987 में ये जो ऑक्साइड था हमारे पास, थीलियम, कैल्शियम, वेरियम, कॉपर ऑक्साइड जो है, ये देखा गया कि ये जो है ये सुपर कंडक्टर बिहेव करता है एट 125 केल्विन। तो उसके मुकाबले में जो हम 4 केल्विन 2 केल्विन देख रहे थे, उसके कंपैरिजन में ये जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है। स्टिल अभी हम जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं है कि कोई ऐसा मटेरियल हमने बना लिया हो जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या बिहेव करे, एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करे। बट एफर्ट्स जो है वो लगातार चल रहे हैं कि ऐसा मटेरियल हम बना पाए कि जो सुपर कंडक्टर बन जाए एट रूम टेम्परेचर। एक दफा ऐसा अगर हो गया तो वंस दिस इज डन इट विल रेवोल्यूशनाइज द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तरह की क्रांति आ जाएगी अगर हमें कोई ऐसे मटेरियल मिल जाते हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वो जीरो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तरह की क्रांतिकारी ये जो है रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमारा जो वेस्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये जो सुपर कंडक्टर हैं बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं, ये आपको जो डेली लाइफ में जितने भी हमारे पास हम सोर्सेज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, तो वहाँ पे आप देखो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत होती है। आज हमारी जो ट्रेन्स हैं चल रही हैं, दिल्ली से चले ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, तो कितनी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर मिल जाएंगे तो ये जो वेस्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा हद तक हम कहें मैक्सिमम जो है ये बंद हो जाएगी। तो यही मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, वंस दिस इज डन इट विल रेवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ट्रांसमिशन एंड लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन। लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है रनिंग ऑफ ट्रेन्स इन एयर विदाउट रेल्स। तो ये था सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट, छोटा सा है, आसान है, इसको आप लर्न कर लीजिए। तो जेके बोर्ड में पूछ सकते हैं, वैसे सीबीएसई में इसमें इतना लेंथी सीधे नहीं पूछते हैं, बीच में से कुछ एक दो लाइन उठा के पूछ लेते हैं, उसका मल्टीपल आ जाए जहाँ आपको वन वर्ड पूछ लिया जाता है, जहाँ ऐसे पूछ ले कैमरलिन ओन्स के बारे में पूछ ले कि सुपर कंडक्टिविटी किसने दी थी। तो ये था बच्चे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो है बीच में हमने जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स किए हुए हैं। तो पहले आपके सिलेबस में हुआ करते थे स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंडे। अब वो हायर लेवल में चला गया, आप ग्रेजुएशन में देखेंगे जहाँ पे हमने थोड़ा सा उनके रिलेटेड थोड़ा सा अपने नोट करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले उनके कोऑर्डिनेशन नंबर या सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया है। अब जहाँ पे जो मेन मेरा मकसद है यहाँ पे आपको ये बताना कि आपको पता होना चाहिए जब हम क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारे टेट्राहाइड्रोबॉइड और ऑक्टाहाइड्रोबॉइड कहाँ पे होते हैं, तो ये आपको सीखना है। तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रोबॉइड्स। तो याद रखिए जो ऑक्टाहाइड्रोबॉइड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एज के सेंटर के ऊपर और बॉडी के सेंटर के ऊपर। ये जो एज है यहाँ पे, ये जो सेंटर है यहाँ पे होगा ऑक्टाहाइड्रोबॉइड। जो मैंने डार्क डाला हुआ है ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं,
और ये जो मैं डाला हूँ सर्कल, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो आप हर जगह जहाँ पे एज है वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहाँ पे आ जाएंगे, हर एक एज के सेंटर के ऊपर क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। तो हमारे पास 12 एजेस हैं, 12 हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएंगे एज के सेंटर के ऊपर। और एक जो है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे होता है, वो होता है बॉडी सेंटर। तो ये बॉडी सेंटर है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। तो आपको क्यूबिक सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं जो एज के सेंटर होते हैं। हर एक एज के सेंटर के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा आपको। और एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे होगा, वो होगा बॉडी के सेंटर के ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल भी आप निकाल सकते हैं। एज सेंटर की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, 1/4, 12 एजेस हैं, 12 इंटू 1/4 3 हो गए, प्लस 1 हो गया बॉडी सेंटर का। तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल होंगे। और पार्टिकल कितने होते हैं, फेज, जैसे आप फेज सेंटर के ऊपर यूनिट सेल निकाल सकते हो, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसमें होते हैं 4 ही होते हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने पैक करते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो फेज सेंटर में आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जो हमारे पार्टिकल्स है वो सेम ही आ रहे हैं। फेज सेंटर में 4 पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट सेल, और जहां पे मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हैं, 4 ही आ रहे हैं पर यूनिट सेल। दूसरा आपने करना है टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं। तो बच्चे जैसे आपको मैंने कमरे की एग्जांपल दी थी, आप अपना कमरा जो है उसमें चले जाइए और देखिए हर एक अपोजिट कॉर्नर को मिलाना शुरू कर दीजिए। ऊपर से नीचे मिलाने हैं, नीचे वाले फर्श के कॉर्नर नहीं मिलाने हैं, ऊपर वाले छत वाले नहीं मिलाने हैं, साइडों वाले कॉर्नर नहीं मिलाने हैं, जो एयर में है ऊपर वाला टॉप, नीचे वाले बॉटम, अपोजिट सामने के साथ। तो जब आप कॉर्नर मिलाओगे तो हमारे पास इस तरह से है कि ये कॉर्नर आपने यहाँ मिला दिया, ये कॉर्नर आपने यहाँ मिला दिया, ये वाला आपने यहाँ मिला दिया, ये वाला आपने यहाँ मिला दिया। आगे वाला पीछे वाले के साथ मिलाना है, सामने सामने नहीं। अगर हम ये जो है इसको इधर मिलाएंगे तो एक ही फेस में है, अपोजिट फेस में होने चाहिए। तो आप देखिए टोटल हमारे पास 4 इस तरह से डायगोनल आ जाएंगे जब आप कंबाइन करेंगे। तो हर एक डायगोनल के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आप उस डायगोनल को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है टोटल लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो पहला पॉइंट आप 3 पे लगाइए, दूसरा पॉइंट आप 6 पे लगाइए। तो टोटल 2 हिस्सों बराबर, 3 हिस्से बराबर हो जाएंगे 3 3 का। तो जो पहला डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर के ऊपर, एक टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पे होगा, दूसरा 6 पे होगा। तो हर एक डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे ये टी लिख रहा हूँ मैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड लिख रहा हूँ। तो हर एक डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये टी टेट्राहेड्रल वॉइड है और एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसी तरह से ये जो जहां तक है, ये पीछे, ये आगे वाला और जो पीछे वाला छोटा दिख रहा है पर बराबर ही ढंग से, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे होगा। तो आपने हर एक डायगोनल को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, और जो बीच में 2 बराबर हिस्से बन रहे हैं उनके ऊपर आपने क्या रख देने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स रख देने हैं। जैसे यहाँ पे ये टेट्रा वॉइड हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने वॉइड बनेंगे, अगर आप देख लीजिए 2 2 2, हर एक के ऊपर 8 बनेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल अगर आप फेज सेंटर लेते हैं तो 4 होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, क्योंकि ये सारे बॉडी के अंदर ही है, इनकी कंट्रीब्यूशन सबकी एक एक होगी। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन जाएंगे, 8 बन जाए, यानी कि डबल बनेंगे। जो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर आप n पार्टिकल्स पैक करते हो तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n बनते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनते हैं, 2n बनते हैं, जो हम जहाँ से डायग्रामेटिकली भी आपको समझा रहे हैं। तो आपको ये लोकेशन पता हो अगर, तो आप किसी भी सॉल्ट का स्ट्रक्चर आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर करना चाहते हो तो याद रखना है सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन है उनकी पैकिंग होती है, और सोडियम आयन जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो आपने याद रखना है हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये जो आएंगे हमारे पास, ये जहाँ पे जो सर्कल्स हैं जी होंगे हमारे, जो डार्क वाले सर्कल हैं जी होंगे हमारे क्लोराइड आयंस, और जहाँ पे होगा सोडियम, जहाँ पे सोडियम
यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, हर एक जो मैंने प्लेन सर्कल डाला हुआ है वहाँ पे सोडियम होगा, वहाँ क्योंकि वहाँ पे क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हो आप, जैसे यहाँ पे आप इसको देखोगे, यहाँ पे अगर सोडियम होगा तो कितने क्लोराइड को ये टच करेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप जब 3D में पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको मिलेगा हर एक सोडियम को 6 क्लोराइड जो है वो टच कर रहे हैं, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसी तरह से सीजियम क्लोराइड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सीजियम क्लोराइड यहाँ पे बॉडी सेंटर में, यहाँ पे क्लास एंटर होगा और कहीं पे नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये सभी इसको सराउंड करेंगे, ये जो डार्क वाले सर्कल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे हमें पूरा एलैबोरेट करना पड़ता था स्ट्रक्चर को, अब आपने सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेना और इनकी जो पोजीशन होती है जो आपने लर्न करनी है, याद रखनी है कहाँ पे होती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं छोटे छोटे वो हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो हम आधे घंटे का बना देंगे, उसमें आपको बोर्ड पे कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट मैं आपको ओरली समझाऊंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको आप अमार्फस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको आप सडनली कूल कर दें, एकदम से आपने उसको ठंडा कर दिया, तो जहाँ जहाँ पार्टिकल डिसअरेंज हुए होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि एकदम से जब आपने टेम्परेचर डाउन किया तो आगे पीछे मूव नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो आपने हीट करना और सडनली कूलिंग कर देनी है, तो तब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो अमार्फस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अमार्फस का पूछेंगे, अमार्फस को आप क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अमार्फस को आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली हीट करना है, स्लोली स्लोली कूल करना है। ये ओवर द पीरियड जो है बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो आफ्टर सर्टन ईयर्स जो है जो अमार्फस है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइन में। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके जो शीशे होते हैं, ग्लास, जो विंडोज के ग्लास होते हैं, दे बिकम टर्बिड, टर्बिड हो जाते हैं। क्योंकि सदियों से, सालों से जो होता है, दिन में गर्मी होती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, रात को कूलिंग होती जाती है, फिर गर्मियों का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो धीरे धीरे जो है अमार्फस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइन में शुरू हो जाता है। इसलिए जो ओल्ड बिल्डिंग्स के पैन जो होते हैं, ग्लासेस होते हैं, दे बिकम टर्बिड। इसी तरह से और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडोज जहाँ पैन्स होते हैं उनके बॉटम जो होते हैं वो थिक क्यों होते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ग्लास होता है बेसिकली इट इज ए अमार्फस सॉलिड, तो इनके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दे पोजेस फ्लूइडिटी, उनके अंदर कैपेसिटी होती है फ्लो करने की, तो ऊपर से वो बॉटम की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए बॉटम जो है वो थिक हो जाता है। तो इसी तरह के आपको मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम जनरल क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइप हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, उस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ पे समझ नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है, अगर लाइक नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए अगर समझ नहीं आई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।